Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय आप सभी का पाथफाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमने कुछ पढ़ा नहीं स्टैटिक के टॉपिक में और मैं काफ़ी दिनों से चैनल पे एक्टिव भी नहीं था। बट अब आ गया हूं मैं वापस और लेट स्टार्ट अगेन विथ अ न्यू थिंग। एंड सिंस अब प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक है, यानी कि अब हमें पता है कि इस साल प्रीलिम्स 26 मई की अभी डेट निकली हुई है कि 26 मई को प्रीलिम्स होने वाला है। तो एक तरह से हमारा फोकस अब प्रीलिम सेंट्रिक हो जाना चाहिए पूरी तरह से। तो इस चैनल पे आपको करंट अफेयर्स वगैरह तो पढ़ा ही जाता है, बट साथ ही साथ हम आपको ऐसे भी टॉपिक कवर कराएंगे जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रीलिम्स में। उसमें से एक टॉपिक आता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का हमें पता है कि हिस्ट्री एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन लेके बैठा रहता है, यानी कि ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस एवरी ईयर आते हैं इसमें, जिसमें से कि कुछ सवाल आर्ट एंड कल्चर के भी होते हैं। अब आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आप पढ़ने जाओगे खुद से तो बहुत ही बोरिंग लगता है। ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है यार, ये मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लिस्ट वाले फॉर्म में आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ती, बहुत सारी चीज़ें। तो उन चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम आपके लिए ये लेक्चर सीरीज चालू करने वाले हैं, जहां आर्ट एंड कल्चर की हम सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अब हम इंडियन डांस स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में इंडियन डांस को हम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम म्यूजिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पेंटिंग करेंगे। देन वी विल लीव एंड गो टू द केव आर्किटेक्चर, पिलर आर्किटेक्चर, स्तूपास वगैरह, क्योंकि इन सारी चीज़ों से सवाल डायरेक्टली आते हैं। अब केव आर्किटेक्चर से तो डायरेक्टली सवाल आ जाते हैं कि कौन से केव में बुद्धा की कौन सी इमेज है, या फिर कौन से केव अशोक के लिए द्वारा बनवाए गए हैं, या फिर कौन से केव साइवाइट हैं या वैष्णवाइट हैं। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली आ जाती हैं। पिलर से रिलेटेड अशोक के पिलर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री में। तो इन सारी चीज़ों पे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हमें पता है कि आर्ट एंड कल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस में। अगर अपने मेंस का सिलेबस देखोगे तो उसमें पहला ही टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो अगर एंशिएंट इंडिया के आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो ये डायरेक्टली सवाल बनते हैं इससे। तो आर्ट एंड कल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूरी की पूरी हिस्ट्री और यूपीएससी की प्रिपरेशन में, जो कि हम यहाँ पे आपको कराने जा रहे हैं। और यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन डांस के बेसिक इंट्रोडक्शन से। आज की क्लास में हम इंडियन डांस का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, उससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ लेंगे, उसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में देखेंगे। कल की क्लास में हम जो 8 क्लासिकल डांसेज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, सारे क्लासिकल डांसेज के बारे में पढ़ेंगे। आज उनका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा मैं। और फिर फाइनली हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा वो होगा फोक डांसेस पे, यानी कि फोक डांसेस क्या होते हैं, कहाँ की कौन कौन सी फोक डांसेस फेमस है, जैसे छऊ हो गया, बिहू हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और उनके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो 2025-26 के लिए एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, जहां पे आप देख सकते हो कि अगर आप 14 जनवरी यानी कि आज से कुछ दिन तक ही ऑफर वैलिड है, उसके पहले एडमिशन लेते हो और मेरा कोड यूज़ करते हो BR10, तो आपको फ्लैट 35% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि जो प्राइसिंग पहले 1,75,000 की थी वो अब सीधे 1,13,750 की हो जाएगी। यहाँ पे आप ये 2025 के लिए बैच देख सकते हो, 2026 के लिए देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2025 के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन का जो आप फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम लोगे ऑनलाइन, उसकी फीस दी हुई है यहाँ पे। बैचेज हमारे यहाँ 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि करोल बाग वाले सेंटर में है, वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आप ये कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हो, इस पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आप करोल बाग नहीं, मुखर्जी नगर के आसपास रहते हो तो वहाँ भी हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और वहाँ पे भी आप अपनी फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो कि क्या फीस स्ट्रक्चर है। और वहाँ पे बैचेस 30 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और ऑफर वैलिड 14 जनवरी तक का ही है। ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए, सारी घर बैठे डिटेल जानकारी चाहिए, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करा देंगे। उसमें आप भरें वो गूगल फॉर्म में डिटेल्स और मेरा कोड यूज़ करें BR10, तो आपको अनअकैडमी की एक टीम कांटेक्ट कर लेगी और सारी जानकारी दे देगी। और अगर आप दिल्ली नहीं आना चाहते हैं, प्रयागराज में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से वहाँ पे जाके एडमिशन लें, क्योंकि वहाँ पे 4 जनवरी से ही बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर आप 14 जनवरी के पहले एडमिशन लेते हो तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स वहाँ पे चालू हो चुका है 30,000 रुपये, जो कि पहले 50,000 था। और अगर आप फुल फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हो तो उसकी भी प्राइसिंग यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इंडियन डांस के क्लास को। देखो, इंडियन डांस ना एक्चुअली इसकी ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इसकी ओरिजिन 2 फॉर्म में बताई जाती है। पहला फॉर्म ये बताया जाता है दैट जो भारत एक ऋषि थे जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखी थी।
उसमें ये स्टोरी लिखी हुई है कि कैसे ओरिजिन हुआ हमारा इंडियन डांस। तो नाट्य शास्त्र, आप ये चीज याद रखना, क्योंकि देखो चीजें सवाल बन के ऐसे ही आती हैं। वो ऐसे लिख देंगे कि नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी हुई है, वो ये नहीं पूछेंगे आपसे स्टोरी क्या है, बट वो ये पूछ देंगे कि नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी हुई। तो आपको याद होना चाहिए कि भारत ऋषि थे, उनके द्वारा लिखी हुई थी। तो भारत के नाट्य शास्त्र में एक स्टोरी लिखी हुई है जहां पे वो ये बताते हैं कि लॉर्ड ब्रह्मा से बाकी सारे, मतलब भगवान ब्रह्मा जी से बाकी सारे देवताओं ने एक पास टाइम क्रिएट करने की बात करी। उन्होंने कहा कि हम अब बोर हो रहे हैं और हमको अब कुछ पास टाइम चाहिए, तो उसके लिए ब्रह्मा जी ने एक नई किताब की रचना करी जिसका कि नाम था नाट्य वेद। हम जानते हैं कि हमारे इतिहास में 4 वेद हैं। 4 वेद में अगर आप देखो तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद जो हैं। इसके अलावा 5वां वेद नाट्य वेद ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया था। और इस नाट्य वेद में उन्होंने अलग अलग वेदों से अलग अलग चीजें उठाई थी। जैसे आप देख सकते हो कि पाठ्य, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं, आप जो डांस में वर्ड्स यूज करते हो वो ऋग्वेद से आते हैं। अभिनय यानी कि गेस्चर्स, आप जैसे डांस करते हो तो बहुत सारे डांसेस में गेस्चर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और हम आगे देखेंगे कि गेस्चर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो गेस्चर्स हमने यजुर्वेद से लिए थे, और हमने मतलब ब्रह्मा जी ने। फिर गीत, म्यूजिक है। अब हमें सबको पता है कि एक्चुअली ऋग्वेद में जो श्लोक लिखे हुए हैं उनको रिसाइट करने के लिए सामवेद का गठन हुआ था। सामवेद एक्चुअली उन श्लोक्स को एक रिदम में डालता है, और रिदम में आने की वजह से वो श्लोक बहुत इजीली याद हो जाते हैं। तो जो म्यूजिक वाला पोर्शन है ये आप सामवेद से लिया गया था, ये आप ऐसे याद रख सकते हो। और फाइनली जो इमोशन शो करते हैं आप, इमोशंस यानी कि जो नवरस हैं, हम आगे देखेंगे ये नवरस क्या है। 9 टाइप्स ऑफ इमोशंस शो करते हैं हम अपने डांस के दौरान, तो वो चीजें अथर्ववेद से ली गई थी। तो ये 4 वेद जो हैं, इन चारों वेदों का एक अमेलगमेशन किया गया था और उससे बनाया गया था नाट्य वेद। नाट्य वेद ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया था, और ये स्टोरी लिखी हुई है भारत के नाट्य शास्त्र में। नाट्य जो है इसको एक अमेलगमेशन कहा जाता है डांस का, ड्रामा का और म्यूजिक का। अब आप देख ही सकते हो डांस तो मेन हमने डांस का क्रिएशन ही किया था। ड्रामा क्यों? अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो वर्ड्स हैं, आप वर्ड्स ड्रामा में वर्ड्स यूज करते हो, वो चीज़ें हमने ऋग्वेद से ली। म्यूजिक हमने सामवेद से लिया। इमोशंस और गेस्चर्स हमने यजुर्वेद और अथर्ववेद से लिया। तो ये सारी चीज़ें एक ओरिजिन दिखाती हैं हमारे इंडियन डांस फॉर्म्स का। बट इसके अलावा एक और ओरिजिन स्टोरी है। इसके अलावा जो ओरिजिन स्टोरी है वो तांडव स्टोरी है। तांडव जैसे हमें पता है कि प्रभु जो शिव जी हैं उनके एक डांस का फॉर्म है। तो जब शिव जी ने वर्ल्ड का, या फिर आप कह सकते हो यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए तांडव किया था, तो ये पहला डांस था जो इस पूरे यूनिवर्स में हुआ था, पहला डांस फॉर्म था वो। तो ये जो है शिव का जो तांडव है, ये एक्चुअली अगर आप देखो तो साइकिल ऑफ बर्थ या क्रिएशन सिग्निफाई करता है, साथ ही साथ प्रिजर्वेशन भी सिग्निफाई करता है, और उसके साथ डिस्ट्रक्शन भी सिग्निफाई करता है। और शिव जी ने ये तांडव क्यों किया था? टू द रिस्पॉन्स ऑफ द फेमिनिन रिस्पॉन्स ऑफ पार्वती। आप अगर इंडियन फिलोसफी में जाओगे तो सांख्य करके एक फिलोसफी है, सांख्य बात करती है पुरुष और प्रकृति का। अब अगर आप बात करें कि पुरुष और प्रकृति का, तो प्रकृति एक्चुअली क्रिएट्स द वर्ल्ड When it comes in the vicinity of पुरुष, यानी कि पुरुष के जब नजदीक आती है तो पुरुष को खुश करने के लिए एक तरह से प्रकृति अपने आप को वर्ल्ड के फॉर्म में इवॉल्व करती है। तो ये चीज एक तरह से वहीं पे, यहाँ पे वही चीज दर्शाई गई है कि तांडव स्टोरी जो है, शिव जी ने जो तांडव किया था वो इन द रिस्पॉन्स ऑफ पार्वती किया था, जिसके बाद इस यूनिवर्स का बर्थ क्रिएशन हुआ था, और साथ ही साथ प्रिजर्वेशन भी होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो नटराज की मूर्ति है, ये चोलाज एम्पायर के टाइम की बनाई हुई मूर्ति है। इसके बारे में हम देखेंगे जब हम स्कल्पचर्स पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में। तो ये चोला एम्पायर के इसके डिटेल हम इनके इन हाथ का, इस हाथ का, फिर इन 2 पैरों का हम सिग्निफिकेंस देखेंगे, साथ ही साथ इस व्हील का सिग्निफिकेंस देखेंगे। इनके हाथ में अगर देखो तो यहाँ पे फ्लेम जल रही है, यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ये वासुकी नाग, ये इन सब का एक सिग्निफिकेंस है इस नटराज की मूर्ति में। तो ये डांस एक्चुअली जो पहली बार हुआ था यहाँ पे, ये तांडव के फॉर्म में जो हुआ था, और वहीं से डांस ओरिजिनेट हुआ था। तो हम 2 ओरिजिन स्टोरी देख चुके हैं। पहला तो हमने नाट्य शास्त्र में जो स्टोरी बताई हुई है वो, और दूसरा जो तांडव की स्टोरी है जो शिवजी ने करा था इन द फेमिनिन रिस्पॉन्स ऑफ पार्वती, इसके बारे में देखा। अब अगर हम बात करें कि इसका आर्कियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है, देखो हमने अभी ये जो 2 ओरिजिन्स पढ़े हैं ये लिटरेरी ओरिजिन है। लिटरेरी ओरिजिन कहने का मतलब हमें लिटरेचर में देखने मिलते हैं। नाट्य शास्त्र एक लिटरेचर है, तांडव स्टोरी किसी लिटरेचर में ही लिखा हुआ है, या जैसे अगर आप मान लो तो शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो ये लिटरेरी एविडेंसेज हैं। लिटरेरी एविडेंसेज तभी सफाइस होते हैं जब उनके साथ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज हो। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहली
हमें डांस की एविडेंस मिलती है वो मिलती है भीमबेटका जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है एमपी के। ये मेसोलिथिक एज में यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स देखने मिलती हैं, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 500 प्लस पेंटिंग्स यहाँ पे आपको देखने मिलती हैं। और इसका जो डिस्कवरी किया था वो विष्णु वाकांकर ने किया था। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जब पेंटिंग्स पढ़ेंगे तब डिटेल्ड फॉर्म में, बट यहाँ पे आपको एक मतलब मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि भीमबेटका में आप देखोगे तो बहुत सारे पेंटिंग्स मिली हैं। उन्हीं पेंटिंग्स में एक पेंटिंग है कम्युनिटी डांसिंग की, आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑल्दो ये उतना अब क्लियर नहीं रह चुका है, बट फिर भी आप यहाँ पे देख रहे हो कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस कर रहे हैं। यहाँ पे ये डांस का फॉर्म, यहाँ पे आप देख रहे हो आई थिंक कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जा रहा है। तो सिंस अगर बात करो कि डांस बिना म्यूजिक के हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक इन्फरेंस लगाया जाता है कि ये कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा। तो सबसे पहले हमें जो इनग्रेविंग्स मिलती है वो हमें मिलती है भीमबेटका में, एमपी में जो मेसोलिथिक एज की पेंटिंग्स हैं उनमें ये दर्शाया जाता है कि हाँ यहाँ पे डांस होता था। उसके बाद अगर हम आ जाएं तो आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वहाँ पे हमें एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिलती है। ये जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की मूर्ति है जो कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई गई थी। ये सारी चीज़ें हम फिर से हम जब स्कल्पचर पढ़ेंगे तब देखेंगे, बट यहाँ पे ये जो ये डांसिंग गर्ल है ये सिग्निफाई करती है कि आईवीसी के टाइम भी एक डांसिंग का कुछ महत्व था। तो मेसोलिथिक एज हो गया, उसके बाद आईवीसी हो गया, और उसके बाद तो अगर आप वैदिक एज में आओगे तो आपने देखा ही कि नाट्य वेद का क्रिएशन हुआ ही था। तो एक तरह से आर्कियोलॉजिकल और हमने हिस्टोरिकली लिटरेचर में कहाँ इसका ओरिजिन है, ये दोनों चीज़ें देखी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी जो मैंने आपको ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की स्टैचू दिखाई थी, ये कहाँ मिली थी? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या सुक्ता जंदौर। ये 4 आईवीसी के साइट्स हैं। इनमें से कहाँ पे ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली थी या स्टैचू मिली थी? आप अपने आंसर्स कमेंट में बता सकते हैं, और सही बताने वालों को हमारी तरफ से हार्ट पिन किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें कि पहला फॉर्मल मेंशन लिटरेचर में, देखो हमने बात तो करी कि नाट्य वेद क्रिएट हुआ था जिसमें कि चारों वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सबका कॉम्बिनेशन बताया गया था, बट ये नाट्य शास्त्र बना कब था? तो नाट्य शास्त्र जो है वो भारत ऋषि द्वारा लिखा गया था, और ये लिखा गया था अराउंड 200 बीसी से 200 सीई के बीच में। ये एक कंफर्म डेट नहीं है, इसीलिए एक रेंज ऑफ डेट्स बताई जाती है कि 200 बीसी से 200 सीई के बीच में ये लिखा गया था। और एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो फॉर्मली डांस, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये फॉर्मल मेंशन नहीं है। यहाँ पे आप देखो तो क्या समझ में आ रहा है इससे? आप देख लो लोग डांस कर रहे हैं। यहाँ पे ये ब्रॉन्ज जो स्टैचू है, इससे क्या पता चल जाएगा कि कैसे डांस होता था, क्या होता था, बट हमें ये एक जानकारी देता है कि हाँ डांस होता था। लेकिन अगर फॉर्मल मेंशन की बात करें तो यहाँ पे डिटेल्ड मेंशन हमें सबसे पहले नाट्य शास्त्र में मिलता है, भारत द्वारा जो लिखा हुआ था, और इसमें उन्होंने पोस्चर्स, इमोशंस, ऑर्नामेंट्स, स्टेज और ऑडियंस तक को डिस्क्राइब किया था। और वहाँ पे नाट्य शास्त्र में डांस को एक कंप्लीट आर्ट के तौर पे बताया गया। कंप्लीट आर्ट मीन्स इसके अंदर म्यूजिक भी है, इसके अंदर स्कल्पचर्स भी है, इसके अंदर पोएट्री भी है, इसके अंदर ड्रामा भी है, इसके अंदर स्टोरी भी होती है, इसके अंदर आप देखो तो माइम भी होता है, एक्सप्रेशंस भी होते हैं, गेस्चर्स भी होते हैं। यानी कि एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो कि सब कुछ कंटेन करता है अपने अंदर। तो डांस को इसीलिए कंप्लीट आर्ट बोला जाता है। तो आप देखो तो ये प्रीलिम्स का सवाल भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट इज अ कंप्लीट आर्ट। नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग या केव्स आर्किटेक्चर, या आप कोई और एक आर्ट ले लो। अब इसमें अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप नहीं लगा पाओगे कि हाँ डांस इज अ कंप्लीट आर्ट, क्योंकि समझने वाले जो म्यूजिक को पसंद करते हैं वो तो म्यूजिक को कंप्लीट आर्ट बोलेंगे। लेकिन नाट्य शास्त्र और लिटरली हम अगर एविडेंस की बात करें, लिटररी एविडेंस की, तो लिटररी एविडेंस के बेस पे नाट्य शास्त्र ये बोलता है कि डांस इज अ कंप्लीट आर्ट। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि डांस के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये 2 एस्पेक्ट्स पहले मैं आपको बताऊंगा, और फिर ये जो 3 एस्पेक्ट्स हैं ये लिखे गए थे अभिनय दर्पण में। अभिनय दर्पण जो है ये लिखा गया था नंदिकेश्वर द्वारा। नंदिकेश्वर ने एक किताब लिखी थी अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण में उन्होंने 3 एस्पेक्ट्स बताए थे कि डांस के मेन एस्पेक्ट्स 3 होने चाहिए। उसके पहले मैं अगर आपको बात करूं तो नाट्य शास्त्र द्वारा जो बताया गया है उसमें उन्होंने 2 एस्पेक्ट्स बताए, पहला लास्य और दूसरा तांडव। लास्य जो है वो ग्रेस, भाव, रस, अभिनय, इन सब चीज़ों को, मतलब एक तरह से फेमिनिन फीचर्स को शो करता है, पोर्ट्रे करता है। और ये ऐसा बताया गया कि पार्वती माता ने इन्हें उषा देवी जो थी उनको सिखाया था ये लास्य वाला एस्पेक्ट।
और तांडव जो है सीधी सी बात है, ये मेल एस्पेक्ट दिखाया जाता है, परफॉर्म बाय शिव होता है, और ये मोर ऑन द रिदम एंड मूवमेंट। आप देखो तो तांडव अगर आपने देखा होगा शिवजी का, कभी आपने कोई सीरियल वगैरह में तांडव देखा होगा, तो कैसे एक रिदमिक मूवमेंट होती है उनकी, एक रिदम होता है। आप अगर वो तांडव स्रोत सुनो तो कैसे उसमें एक रिदम है प्रॉपर, शिवजी कैसे उस रिदम पे प्रॉपर मूव करते हैं, उनकी हर एक मूवमेंट का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो तांडव एक तरह से वो एस्पेक्ट दिखाता है, और लस्य एस्पेक्ट दिखाता है ग्रेस, भाव, रस और अभिनय का। बट वहीं अगर हम बात करें अभिनय दर्पण जो नंदीकेश्वर द्वारा लिखी गई थी, तो उसमें उन्होंने 3 एस्पेक्ट्स बताए थे। पहला नृत्य, दूसरा नाट्य और तीसरा नृत्य। यहाँ पे आप देखो ये नृत्य है, नृत्य नहीं, दोनों अलग अलग है। अब नृत्य क्या कहता है, तो नृत्य कहता है दैट यू हैव टू परफॉर्म सम बेसिक डांस स्टेप्स। आपको बेसिक डांस स्टेप्स आने चाहिए जो इनिशियल, जैसे आप म्यूजिक भी सीखने जाओगे तो आपको बेसिक म्यूजिक आना चाहिए, जैसे सारे गामा पाधा नीसा। वैसे ही कुछ बेसिक डांस स्टेप भी होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाने चाहिए रिदमिकली, लेकिन उनमें कोई एक्सप्रेशन या मूड नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख लो, जब आप म्यूजिक सीखने जाते हो तो आप सारे गा मा पा, ये आप जब सीखते हो ना तो आप इसको एक सुर में नहीं गाते हो, आप पहले हर एक सुर को अपना एनालाइज करते हो, इनहेंस करते हो। पहले आप सा को पढ़ते हो, रा को पढ़ते हो, रे को पढ़ते हो, तो ऐसे करके आप एक एक सुर पढ़ते हो। वैसे ही बेसिक डांस स्टेप्स जो हैं वो एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए उनमें, और कोई मूड नहीं होना चाहिए, बस आप सीख रहे हो फॉर्मल डांस, उसका एक इनिशिएशन कर रहे हो आप। तो नृत्य इज द इनिशिएटिंग पार्ट। फिर आता है नाट्य। अब नाट्य में आप क्या करते हो कि ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डालना चालू करते हो, यानी कि आप कोई एक स्टोरी बताना चालू करते हो अपने डांस के थ्रू। आप अगर अपने डांस के थ्रू फॉर एग्जांपल एक स्टोरी होती है व्याघ्ररोहण। व्याघ्ररोहण एक डांस एस्पेक्ट है। व्याघ्ररोहण में आप एक दिखाते हो कि कैसे एक बाघ को कैच किया गया राजा के द्वारा, तो उसको अगर आप डांस के थ्रू दिखाओगे तो यहाँ पे आप नाट्य कर रहे हो, तो नाट्य हो गया। और उसके बाद आता है नृत्य। नृत्य रेफर्स टू द सेंटिमेंट एंड इमोशंस इवोक थ्रू द डांस, यानी कि जब आप फाइनल डांस करते हो तो फिर आप उसमें सेंटिमेंट्स डालते हो, इमोशंस डालते हो, आप अपना उसमें माइम इंक्लूड करते हो। माइम मतलब आप अपने फेशियल गेस्चर के द्वारा आप अपनी स्टोरी बताना चाहते हो। हम देखेंगे कि ये जो रस होते हैं, ये 9 रस में आप कैसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन द्वारा अलग अलग स्टोरीज बता सकते हो, और अलग अलग मुद्राएं होती हैं। आप अगर बात करो तो 108 मुद्राएं होती हैं अपने गेस्चर्स को शो करने की। तो इन सारी एस्पेक्ट्स की बात करी गई थी अभिनय दर्पण में। अब नंदीकेश्वर का जो अभिनय दर्पण था उसमें उन्होंने 9 रस, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो मुद्राज हैं और ये जो आप एक्सप्रेशन शो करते हो, ये कौन कौन से एक्सप्रेशन है, तो 9 रस होते हैं। सबसे पहला होता है श्रृंगारम, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो एस्पेक्ट है ऐसा, इसमें आपका एक ये पर्टिकुलर पोस्चर होना चाहिए, और अगर आप देखो तो ये आपके फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए। तो श्रृंगारम जो है वो लव शो करता है। हास्यम जो है वो कॉमिक वाला पार्ट प्ले करता है। उसके बाद रौद्रम होता है, यानी कि रेज। आप देखो कैसे आंखें बड़ी हो गई हैं यहाँ पे रौद्रम में, देखो तो कैसे एक पोस्चर नया बन गया है यहाँ पे आप देखो तो। उसके बाद अद्भुतम, यानी कि मार्वेलस। आप अद्भुत कुछ चीज़ देखते हो तो फिर आपको ऐसा लगता है वाह क्या चीज़ है, तो आप देखो कैसे एक आंखें बड़ी के साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया। फिर हीरोइक, आप देखो ये कैसे एक स्किर्मिश सी स्माइल होती है, आप एक थोड़ा सा मतलब हीरोइक फील करते हो तो वह कैसा एक्सप्रेशन हो गया। आप उसके बाद देखो तो विभत्सम। विभत्सम मतलब आप कोई चीज़ देख के कैसे एकदम मतलब जैसे अचानक से आपका मुंह बन जाता है, तो ये देखो कैसे मुंह बना हुआ है यहाँ पे। उसके बाद टेरर, माने आप यहाँ पे भयभीत हो चुके हो, तो मतलब यहाँ पे आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे चेंज हो रहे हैं, और सिर्फ आपके फेशियल एक्सप्रेशन से कैसे आपका इमोशन पता चल जाएगा। फिर साथ ही साथ कारुण्यम, यानी कि आप अपने करुणा वाली एस्पेक्ट को आप देखो कैसे यहाँ पे आंखें एकदम मतलब ऐसे शो कर रही हैं कि जैसे कैसे दर्द में है। और फिर उसके बाद पीस, यानी कि यहाँ पे आपका फेशियल एक्सप्रेशन एकदम शांत शो कर रहा है, यानी कि आपके फेस को देख के लोग समझ जाएंगे कि हाँ आप शांत हो। और यहाँ पे उसके साथ साथ ये बॉडी पोस्चर्स भी हैं। तो एक तरह से आप देखो तो नंदीकेश्वर ने एक बहुत ही डिटेल्ड इलेबोरेटिव एस्पेक्ट्स बताए थे इमोशंस के, और ये 9 रस का उन्होंने यहाँ पे बताया था कि ये 9 रस कैसे कैसे इमोशंस को शो करते हैं। अब सिंस डांस का ये एक बेसिक ओवरव्यू था, तो 2 टाइप के डांस होते हैं, क्लासिकल डांस और फोक डांस। क्लासिकल डांस की अगर ओरिजिन देखें तो हमने देखा ही, हिस्टोरिकल देखा, उसका लिटरेरी ओरिजिन देखा, उसका आर्कियोलॉजिकल ओरिजिन देखा। रूल्स की अगर बात करें तो ये नाट्यभास को फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, और इनमें म्यूजिक, गेस्चर, कॉस्ट्यूम सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सिंस ये नाट्यभास को फॉलो करते हैं तो ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होता है, स्टैंडर्ड होता है इनका एक, और इनका एक प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस होता है। आप कहीं भी इनको परफॉर्म नहीं कर सकते, और जनरली इनको टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया लॉर्ड ब्रह्मा ने इनको क्रिएट किया था। तो जैसे इसकी डिवाइन ओरिजिन बताई जाती है तो इसको एक तरह से वैसी ही जगह पे परफॉर्म करा जाता है, किसी डिवाइन प्लेस पे।
और इन 8 क्लासिकल डांसेज जो उनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है संगीत नाटक अकादमी ने, जो कि 1952 में स्टैब्लिश करी गई थी। टोटल 8 क्लासिकल डांसेज हैं। हम देखेंगे, एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे और कल के लेक्चर में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि वो 8 क्लासिकल डांसेज क्या है। साथ ही साथ अगर हम फोक डांसेज का ओरिजिन देखें तो ये एकदम नए हैं, 100-200 साल का इनका ओरिजिन है। कोई रूल फॉलो नहीं करते नाट्यभास का, ऑल्दो कर सकते हैं बट करना जरूरी नहीं होता है, और रीजनल वेरिएशंस भी होती हैं इनमें। सिंस ये रूल फॉलो नहीं करते तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और म्यूजिक और डांस भी इंप्रूव किया जा सकता है। जनरली ये जब हार्वेस्टिंग ऑफ फेस्टिवल्स जो हार्वेस्ट के टाइम पे मनाई जाती हैं तो उन टाइम पे ये परफॉर्म करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन एंड जॉय, और इसको संगीत नाटक अकादमी रिकॉग्नाइज नहीं करती। अगर ये रिकॉग्नाइज कर ले तो ये क्लासिकल डांसेस में आ जाएंगे, और ये बहुत सारे हैं नंबर्स में, छऊ, बिहू, ऐसे सारे बहुत सारे हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो बेसिक 8 हैं वो कौन कौन से हैं, तो 8 क्लासिकल डांसेज हैं: भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सतरिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ओरिजिन प्लेसेज हैं उनके, और ये वहीं पे परफॉर्म किए जाते थे। आप देख सकते हो कि केरला इज दी ओनली स्टेट जहाँ के दो डांसेज कथकली और मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांसेज में आते हैं। तो ये सवाल डायरेक्ट बन सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे आप दो क्लासिकल डांसेज वहाँ पे 2 क्लासिकल डांसेज हैं। तो एक तरह से ये आप देख सकते हो ये 8 क्लासिकल डांसेज है। इन सारे क्लासिकल डांसेज के बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे। और मैं आपसे फिर बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे आप हमारे सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया गया है, और साथ ही साथ आप गूगल फॉर्म में अपना फिल कर सकते हो। गूगल फॉर्म में फिल करने के बाद आपको अनअकैडमी की टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी। मिलते हैं कल एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.